नमस्कार। दिन भर की बड़ी खबरों में आप सभी का स्वागत है और मैं हूं आपके साथ राखी लांबा। आज इस बुलेटिन में बात होगी कर्नाटक से विधानसभा चुनाव प्रचार में लगातार दूसरे दिन राहुल गांधी के पीएम नरेंद्र मोदी पर वार की, जाति जनगणना पर कांग्रेस के दाव की। बात करेंगे कर्नाटक में बीजेपी को लगे सबसे बड़े झटके की। इसके साथ ही जानेंगे दिल्ली विधानसभा में क्या आरोप लगाए केजरीवाल ने केंद्र सरकार पर। इसके अलावा और भी दूसरी खबरों से हम आपको रूबरू कराएंगे, लेकिन तमाम बड़ी खबरों से पहले एक नजर इस वक्त की सुर्खियों पर। ज्ञानवापी मस्जिद में नमाजियों को वजू में हो रही दिक्कत पर सुप्रीम कोर्ट का अहम निर्देश। प्रशासन संबंधित पक्षों के साथ करेगा बैठक। शुक्रवार को मामले पर होगी अगली सुनवाई। मनीष सिसोदिया की न्यायिक हिरासत बढ़ी। सीबीआई केस में 27 अप्रैल और ईडी केस में 29 अप्रैल तक बढ़ाई गई न्यायिक हिरासत। ममता बनर्जी के भतीजे अभिषेक बनर्जी को सीबीआई का समन। एसएससी केस में सीबीआई ने भेजा समन, बढ़ सकती हैं मुश्किलें। गिरावट के साथ बंद हुआ शेयर बाजार। सेंसेक्स 520 अंकों की गिरावट के साथ 59,911 अंक पर हुआ बंद। निफ्टी 121 अंकों की गिरावट के साथ 17,707 अंक पर हुई बंद। ये तो थी सुर्खियां और अब बात करेंगे आज की सबसे बड़ी खबर की। राहुल गांधी कर्नाटक में चुनाव प्रचार का आगाज कर चुके हैं। रविवार को उनकी कोलार में रैली थी, तो आज उन्होंने 2 रैलियों को संबोधित किया। एक बार फिर से मोदी सरकार पर इस रैली में भी उन्होंने निशाना साधा है। कर्नाटक में 10 मई को मतदान है। नामांकन प्रक्रिया चल रही है और इस बीच चुनाव प्रचार भी तेजी पकड़ने लगा है। राज्य में कांग्रेस और बीजेपी के बीच कड़ा मुकाबला माना जा रहा है, तो कई सीटों पर जेडीएस भी मजबूत दिखाई दे रही है। कांग्रेस के स्टार प्रचारक राहुल गांधी 2 दिन से कर्नाटक के दौरे पर हैं। रविवार को उन्होंने कोलार में सभा की थी, जहां उन्होंने मोदी सरकार को ओबीसी, दलित और आदिवासी विरोधी बताया था। इसके लिए उन्होंने केंद्र सरकार के आंकड़ों का ही सहारा लिया। तो आज उन्होंने भालकी से चुनावी हुंकार भरते हुए बीजेपी और आरएसएस पर जमकर निशाना साधा। इसके साथ ही राहुल गांधी ने ये भी बताया कि वो जनता से किए हुए सभी वादे निभाएंगे। राहुल ने कहा कि 40% की कमीशन की सरकार का नारा हमने नहीं, कर्नाटक की जनता ने दिया है। मैंने हमेशा चुनावों में अपने नेताओं से कहा है कि जनता से सच्चे वादे करें, मोदी जी की तरह 15 लाख के झूठे वादे ना करें। काले धन को वापस लाने के झूठे वादों से दूर रहें। कर्नाटक में चुनाव जीतने के बाद पहली कैबिनेट की बैठक में महत्वपूर्ण 4 फैसले ले लिए जाएंगे, न कि मोदी सरकार की तरह सत्ता में आने के बाद कांग्रेस अपने वादों को भूल जाएगी। इतना ही नहीं, राहुल गांधी ने कर्नाटक में लिंगायत धर्म के गुरु बसवन्ना जी को लेकर कहा, देश में सबको जगह मिलनी चाहिए, सबको एक साथ मिलकर चलना चाहिए। ये बसवन्ना जी की सोच थी, लेकिन उस सोच पर आरएसएस बीजेपी आक्रमण कर रही है। जो सबसे गरीब कमजोर लोग हैं, उनसे धन छीनकर 2-3 अरबपतियों को धन दिलवा रहे हैं, लेकिन आप बीजेपी को पहचान चुके हैं। राहुल गांधी ने मंच से ये साफ संदेश दिया है कि कांग्रेस की सरकार बनने के बाद मोदी सरकार की तरह अपने वादों को भुलाया नहीं जाएगा, बल्कि उन्हें कांग्रेस पूरा करेगी। बीजेपी सरकार ने वादे नहीं किए, लेकिन सत्ता कांग्रेस को मिली तो जो वादे किए हैं वो निभाए जाएंगे। इसके साथ ही राहुल बीजेपी के भ्रष्टाचार की पोल खोल रहे हैं, तो दूसरी ओर कांग्रेस के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे पीएम नरेंद्र मोदी को चिट्ठी लिख रहे हैं। तो क्या खड़गे की मांग है इस चिट्ठी में, रिपोर्ट में देखें। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने पीएम मोदी को पत्र लिखा और यूपीए शासन याद दिलाया है। खड़गे ने तुरंत जातिगत जनगणना कराए जाने की मांग की है। खड़गे का पीएम मोदी को लिखा खत ठीक उस घटनाक्रम के बाद आया जब बीते रोज राहुल ने पीएम मोदी को जाति जनगणना जारी करने की चुनौती दी थी। खड़गे ने मांग की है कि 2021 में होने वाली दशकीय जनगणना भी कराई जानी चाहिए। अपने पत्र में खड़गे ने पीएम मोदी को यूपीए शासन के दौरान की गई जाति आधारित जनगणना याद दिलाई है। खड़गे ने अपने पत्र में लिखा है, आप जानते हैं कि पहली बार यूपीए सरकार ने 2011-12 के दौरान लगभग 25 करोड़ परिवारों को कवर करते हुए एक सामाजिक, आर्थिक और जाति जनगणना आयोजित की थी। हालांकि कई कारणों से जाति डेटा प्राप्त नहीं हो सका। भले ही कांग्रेस और अन्य सांसदों ने मई 2014 में आपकी सरकार के सत्ता में आने के बाद इसे जारी करने की मांग की, ये सार्थक सामाजिक न्याय और सशक्तिकरण कार्यक्रमों के लिए बहुत आवश्यक है। कांग्रेस अध्यक्ष ने केंद्र सरकार को याद दिलाया कि जैसे जनगणना के आंकड़ों को संकलित करना उनकी जिम्मेदारी थी और आखिरी जनगणना जो 2021 तक होनी थी उसे स्थगित कर दिया गया था। वहीं जयराम रमेश ने भी इस पत्र को ट्वीट किया है। उन्होंने लिखा कि जितनी आबादी उतना हक। कांग्रेस ने प्रधानमंत्री को पत्र लिखकर मांग की है कि 2021 की दशकीय जनगणना जल्द से जल्द कराई जाए। साथ ही जाति जनगणना को इसका अभिन्न अंग बनाए जाने की मांग की है। इससे सामाजिक न्याय और सशक्तिकरण को मजबूती मिलेगी। ऐसे में देखना होगा कि बीजेपी राहुल गांधी की चुनौती और मल्लिकार्जुन खड़गे के पत्र को क्या जवाब देती है।
जाति जनगणना का मामला बीजेपी के लिए मुश्किलें बढ़ा रहा है। कई राज्यों में तो ये सबसे बड़ा मुद्दा बन चुका है, जिससे बीजेपी की परेशानी बढ़ रही है। इसके साथ ही परेशानी कर्नाटक में भी बढ़ती जा रही है, जहां 10 मई को वोटिंग है। चुनाव में बीजेपी को झटके पर झटके मिल रहे हैं। बीजेपी के दिग्गज नेता और पूर्व सीएम जगदीश शेट्टार आज कांग्रेस में शामिल हो गए। शेट्टार के प्रभाव के चलते 2 दर्जन सीटों पर बीजेपी को जबरदस्त नुकसान होते दिखाई दे रहा है। कर्नाटक में चुनावी सरगर्मियां तेज हैं। बीजेपी को लगातार झटके पर झटके लगते जा रहे हैं। बीजेपी नेताओं ने पार्टी में बगावत छेड़ दी है, तो वहीं कर्नाटक में बीजेपी बैकफुट पर दिखाई दे रही है। एक और बड़ा झटका बीजेपी की मुश्किलें अब और ज्यादा बढ़ा सकता है। आपको बता दें कि पूर्व मुख्यमंत्री जगदीश शेट्टार ने 10 मई को होने वाले विधानसभा चुनाव के लिए खुद को उम्मीदवार बनाने में देरी से नाराज होकर पार्टी से इस्तीफा देने की घोषणा की। शेट्टार ने बीजेपी से नाराजगी जताते हुए 16 अप्रैल को ही भाजपा से इस्तीफा दे दिया था और आज उन्होंने मल्लिकार्जुन खड़गे और अन्य वरिष्ठ नेताओं की मौजूदगी में जगदीश शेट्टार ने कांग्रेस का हाथ थाम लिया। पार्टी से नाराज चल रहे पूर्व मुख्यमंत्री जगदीश शेट्टार ने भाजपा को बड़ा झटका दिया है। उनके इस दाव से पार्टी को कर्नाटक में 20 से 25 सीटों पर असर देखने को मिलेगा। सर्वे की बात करें तो पहले से ही कांग्रेस कर्नाटक में अपना परचम लहराती दिखाई दे रही है और बीजेपी की मुश्किलें बढ़ी हुई हैं। कांग्रेस में शामिल होने को लेकर शेट्टार ने कहा कि कल मैंने बीजेपी छोड़ दी थी और आज मैं कांग्रेस पार्टी में शामिल हो गया। कई लोग हैरान हैं कि एक मुख्य विपक्षी नेता, पूर्व सीएम और पार्टी अध्यक्ष कांग्रेस में शामिल हो रहे हैं। बीजेपी ने मुझे सारे पद दिए और पार्टी कार्यकर्ता होने के साथ मैंने हमेशा पार्टी के विकास के लिए काम किया। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि वरिष्ठ नेता होने के नाते मैंने सोचा कि मुझे टिकट मिल जाएगा, लेकिन जब मुझे पता चला कि मुझे टिकट नहीं मिल रहा है तो मैं चौंक गया। किसी ने मुझसे बात नहीं की और ना ही मैंने जानने की कोशिश की। आश्वासन भी नहीं दिया गया कि मुझे क्या पद मिलेगा। पहले सावधी और अब शेट्टार। बीजेपी के लिए कर्नाटक मुश्किल होता जा रहा है। बीजेपी के लिए मुश्किल दिल्ली में भी कम नहीं होती दिखाई दे रही। विपक्ष एक होता दिखाई दे रहा है तो दिल्ली के सीएम के तेवर भी पीएम मोदी को लेकर तीखे होते जा रहे हैं। दिल्ली विधानसभा का आज विशेष सत्र बुलाया गया था, जिसमें केजरीवाल ने बिना नाम लिए पीएम नरेंद्र मोदी पर निशाना साधा। रिपोर्ट देखें। दिल्ली के कथित शराब घोटाले में सीबीआई ने रविवार को अरविंद केजरीवाल से पूछताछ की। 9 घंटे से ज्यादा समय पूछताछ चली। सवाल पर सवाल किए गए और केजरीवाल ने सभी सवालों के जवाब भी दिए। बाद में मीडिया के सामने आए और मोदी सरकार पर कई सवाल खड़े कर दिए। और आज सोमवार को दिल्ली विधानसभा के विशेष सत्र में केजरीवाल ने पीएम पर जमकर तंज कसे। बिना नाम लिए केजरीवाल ने पीएम मोदी को जमकर सुनाया। पीएम मोदी को संकेतों में राजा बताते हुए केजरीवाल ने कहा कि एक बार एक ज्योतिषी ने माँ से कहा कि आपका बेटा सम्राट बनेगा। बेटे ने 4वीं तक पढ़ाई की और उसके बाद रेलवे स्टेशन पर चाय बेचने लगा। राजा भाषण बहुत अच्छा देता था। जैसे ज्योतिषी ने कहा था, वह लड़का बड़ा होकर महान देश का राजा बन गया। राजा फर्जी डिग्री बनाकर ले आया और जब लोगों ने आरटीआई डाली तो उस पर 25,000 का जुर्माना लगा दिया। दरअसल गुजरात हाईकोर्ट ने पीएम की डिग्री विवाद को लेकर अरविंद केजरीवाल पर हाल ही में 25,000 रुपए का जुर्माना लगाते हुए उनकी मांग को नकार दिया था। केजरीवाल ने इसके आगे कहा, राजा के पास कुछ लोग नोटबंदी का आइडिया लेकर पहुंचे, जिसे सुन उस राजा ने रात को 8 बजे टीवी चैनल पर जाकर नोटबंदी कर दी, जिसके बाद पूरे देश परेशान हो गया। इस नोटबंदी से देश कई साल पीछे चला गया। राजा को अक्ल नहीं थी, राजा अनपढ़ था। राजा ने किसानों के विरोध में 3 काले कानून पास कर दिए। किसान सड़कों पर उतरे, जिससे 700 से ज्यादा किसानों की जान चली गई। केजरीवाल ने कहा कि जब भी कोई राजा के खिलाफ जाता है तो उसे पकड़कर सीधा जेल का रास्ता दिखाया जाता है। इस समय दिल्ली सरकार के 2 पूर्व मंत्री जेल में है। केजरीवाल का दावा है कि उन्हें ये सजा केंद्र से टकराने के कारण मिली है। केजरीवाल के निशाने पर केंद्र सरकार है तो पूरे विपक्ष के निशाने पर भी इस समय यूपी की योगी सरकार आ गई है। अतीक मामले में योगी सरकार पर सवाल हर ओर से उठाए जा रहे हैं। यहां तक कि अब विदेशी मीडिया ने भी अतीक को अपने निशाने पर ले लिया है। अतीक मामले ने सनसनी फैला दी है। यूपी से जुड़े इस केस को लेकर पूरे देश में सवाल उठ रहे हैं कि 3 लेयर की सुरक्षा के बावजूद चूक कैसे हुई। क्या ये सब स्क्रिप्टेड था? क्या इसमें राजनीतिक दल का हाथ था? आखिर कौन है जिम्मेदार? इन सवालों के बीच लगातार विपक्षी दल सरकार को घेर रहे हैं। वहीं विदेश से भी उंगली उठाई जा रही है। इसी के साथ ही मामला सुप्रीम कोर्ट की चौखट तक जा पहुंचा है। केस को लेकर एक लेटर पिटीशन दाखिल की गई है। लेटर पिटीशन आमतौर पर बड़ी संख्या में लोगों के हस्ताक्षर के साथ किसी के खिलाफ एक्शन लेने की मांग के लिए दायर की जाती है। दायर याचिका में कई सवाल खड़े किए गए हैं। सीबीआई जांच के निर्देश की मांग की गई है। अधिकार सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमिताभ ठाकुर ने सुप्रीम कोर्ट से चिट्ठी
लिखकर मामले की गंभीरता को देखते हुए चिट्ठी को याचिका के तौर पर स्वीकार करने की अपील की। वो पूर्व आईपीएस अधिकारी हैं। उन्होंने कोर्ट से उचित आदेश जारी करने की मांग की। अब कोर्ट इस याचिका पर क्या फैसला लेगा ये तो वक्त बताएगा, लेकिन अभी विपक्ष हल्ला बोल रहा है इस केस को लेकर। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने केंद्र सरकार पर निशाना साधा। उन्होंने पूछा कि यूपी में इस मामले की जांच कितनी केंद्रीय एजेंसियों को भेजी गई है। वहीं तेजस्वी यादव ने कहा कि अपराधी और अपराध से मेरी कोई सहानुभूति नहीं, लेकिन देश में कानून है, अपराध का खात्मा जरूरी है, तो उसके लिए कोर्ट और कानून भी हैं। जहां विपक्ष यूपी सरकार पर हमलावर है, तो विदेशी मीडिया ने भी ये मामला सुर्खियों में लिया है। पाकिस्तान अखबार डॉन, एक्सप्रेस ट्रिब्यून और बीबीसी जैसे विदेशी मीडिया में खबर छपी है। पाकिस्तानी न्यूज आउटलेट द एक्सप्रेस ट्रिब्यून ने इस घटनाक्रम को एक मुस्लिम से जोड़ने की कोशिश की है। डॉन ने अपनी डेडलाइन में पूर्व सांसद का जिक्र किया। जहां अपनी खबर में बीबीसी ने अतीक को माफिया कहा, तो वहीं रॉयटर ने पूर्व सांसद कहकर अपनी खबर में संबोधित किया है। विदेशों में भी उठी ये आवाज यूपी सरकार पर सवाल है। अब देखना होगा कि सरकार इन सवालों का क्या जवाब देती है। सवाल तो उठेंगे ही, आखिर पुलिस की सुरक्षा में चूक कैसे हुई? सवाल अशोक गहलोत ने भी उठाए हैं। उन्होंने पीएम नरेंद्र मोदी पर निशाना साधते हुए कहा कि वो सामने तो तारीफ करेंगे, मित्र बताएंगे, लेकिन जिसे मित्र बताएंगे उसी को ही नुकसान पहुंचाएंगे। कुछ समय पहले पीएम मोदी ने राजस्थान के सीएम अशोक गहलोत को उनकी तारीफ में मित्र कहकर पुकारा था, लेकिन अब सीएम अशोक गहलोत ने 16 अप्रैल को पीएम नरेंद्र मोदी के मित्र कहने पर ऐतराज जताते हुए एक बार फिर से इसे चालबाजी करार दिया है। सीएम अशोक गहलोत ने कहा कि मैं लंबे समय से राजनीति में हूं और पीएम मोदी के भाषणों के इस्तेमाल में होने वाली चालबाजी को समझता हूं। सीएम गहलोत ने कहा कि वो अपने भाषण की शुरुआत तो मेरे मित्र अशोक गहलोत के साथ करते हैं और फिर मेरी ही सरकार की ऐसी तैसी करते हैं। बीते दिनों वंदे भारत एक्सप्रेस को हरी झंडी दिखाने के लिए कार्यक्रम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सीएम अशोक गहलोत पर तंज कसा था। पीएम नरेंद्र मोदी ने कहा था कि एक मित्र के नाते आप जो भरोसा रखते हैं उसके लिए मैं आपका आभारी हूं। इन दिनों वे राजनीतिक आपाधापी और अनेक संकटों से गुजर रहे हैं। इसके बावजूद वो विकास के काम के लिए समय निकाल कर आए हैं। मैं उनका स्वागत करता हूं। पीएम नरेंद्र मोदी के इस बयान पर अशोक गहलोत ने पीएम नरेंद्र मोदी को आड़े हाथों लिया और जमकर निशाना साधा। इसी के साथ अशोक गहलोत ने पीएम नरेंद्र मोदी और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह पर कर्नाटक, महाराष्ट्र, गोवा और मणिपुर जैसे हॉर्स ट्रेडिंग के जरिए निर्वाचित सरकारों को गिराने की देश में राजनीति में एक नया मॉडल बनाने का आरोप लगाया। सीएम अशोक गहलोत ने पीएम नरेंद्र मोदी को सुझाव देते हुए कहा कि जब मैं सीनियर हूं तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को मेरी सलाह माननी चाहिए और पूरे देश में पुरानी पेंशन योजना को लागू करना चाहिए। गहलोत ने कहा कि ओपीएस लागू करें, ये आपको पहली सलाह है और हमने राजस्थान में जो योजना बनाई है उसे आप पूरे देश में लागू करें। आपको बता दें कि साल के आखिरी में राजस्थान में होने वाले विधानसभा चुनाव के मद्देनजर सत्तारूढ़ पार्टी कांग्रेस एक्टिव मोड में है। इस बार जीत का दावा भी पार्टी की तरफ से किया जा रहा है, जिससे बीजेपी घबराने लगी है। और बुलेटिन के आखिरी में बात बीजेपी गठबंधन में पड़ती दरार की। यूपी में निकाय चुनाव चल रहे हैं और इन चुनावों में बीजेपी का बहुत कुछ दांव पर लगा हुआ है। खास तौर पर मेयर चुनाव को लेकर बीजेपी मुश्किल में है और इस मुश्किल को देखते हुए उसके सहयोगी और भी ज्यादा मुश्किल बढ़ा रहे हैं। सहयोगियों के साथ बढ़ती रार के चलते यूपी में एनडीए टूटता दिखाई दे रहा है। रिपोर्ट देखें। यूपी निकाय चुनाव में एनडीए की फूट खुलकर सामने आ रही है। बीजेपी ने अपने सहयोगियों को निकाय चुनाव में मेयर पद के लिए कोई भी सीट नहीं दी है, जिससे सहयोगी पहले ही नाराज थे। अब ये नाराजगी वार्ड चुनावों तक पहुंच गई है। निषाद पार्टी और बीजेपी आमने सामने आ गए हैं। बीजेपी ने निषाद पार्टी की मांग को स्वीकार नहीं किया तो नाराज पार्टी अध्यक्ष संजय निषाद ने गोरखपुर नगर निगम में काउंसलर पद के लिए अपने 8 उम्मीदवारों के नाम का ऐलान कर दिया। इसके साथ ही जल्द ही दूसरी सूची भी जारी कर सकते हैं। निषाद पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष रविंद्र मणि निषाद ने बताया कि भाजपा आलाकमान को नाम भेजे गए थे। हर जिले से करीब 20 नामों की सूची उन्होंने भाजपा के प्रदेश व राष्ट्रीय अध्यक्ष को भेजी है। इसमें नगर निगम के वार्ड से लेकर नगर पंचायत के वार्ड तक के नाम शामिल हैं। लेकिन रविवार को भाजपा की तरफ से जारी सूची में निषाद पार्टी की सूची को रद्दी की टोकरी में डाल दिया गया है। एक भी नाम को तवज्जो नहीं मिली। नाराजगी अपना दल में भी दिखाई दे रही है। दरअसल बीजेपी ने इस बार मेयर पद की 17 सीटों में से एक भी सीट अपने सहयोगियों को
को नहीं दी है। ऐसे में पार्टी के लिए प्रदेश के 17 नगर निगमों में अपने पुराने प्रदर्शन के करीब पहुंचना भी मुश्किल दिखाई दे रहा है। 2017 में यूपी के 16 नगर निगम में चुनाव हुए थे, जिसमें से 14 में मेयर पद बीजेपी को मिला था। इस बार नगर निगम की संख्या 17 हो गई है। ऐसे में सहयोगियों की बगावत के बाद बीजेपी के लिए मुश्किलें बढ़ती जा रही हैं। अगर निषाद पार्टी पूर्वांचल के दूसरे जिलों में भी अपने उम्मीदवारों के नाम घोषित करती है तो फिर ये यूपी में एनडीए टूटने का ऐलान भी होगा। तो फिलहाल इस खास बुलेटिन में बस इतना ही, लेकिन आप देखते रहिए DB लाइव। नमस्कार।